हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के अंदर 18 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का सेट नंबर 10 होगा आई थिंक। ठीक है, इसके पहले हम लोग मैथ्स के सारे शिफ्ट के सवालों को सॉल्व कर चुके हैं और उसके लिए आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। आप वहाँ जाके देख सकते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन मैथ्स का। ठीक है, पूरा का पूरा 39 शिफ्ट्स का जो कि टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो और हमने अगर आप मेंस का भी देखना चाहें तो सीजीएल मेंस का भी हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप वहाँ भी उसका सॉल्यूशन जाके देख सकते हैं। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल चुका है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर में सीजीएल का कर रहे हैं, फिर हम लोग जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, एसटीएस सब कुछ करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का। यहाँ पे देखेंगे सेट नंबर 10 में चलेंगे और चलते हैं हम लोग इंग्लिश की तरफ। ठीक है, यहाँ से आपका मैथ्स खत्म हो रहा है और अब शुरू होगा। ठीक है, पहला सवाल क्या बोलता है भाई कि द मॉब ड्रॉव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। बहुत बढ़िया चीज सेंटेंस है ये। आप देखेंगे ड्रॉव ऑन द रैम्पेज नहीं होता, आपने एक इडियम का नाम सुना होगा और वो इडियम क्या है आप देखेंगे, गो ऑन द रैम्पेज। ये प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया गो ऑन द रैम्पेज इसका मतलब क्या होता है भाई। इसका मतलब होता है उत्पात मचाना। दैट इज कॉल्ड गो ऑन द रैम्पेज, उत्पाद मचाना। ठीक है, अब जरा पढ़िए, मॉब बोलते हैं भाई साहब भीड़ को। ठीक है, द मॉब ड्रॉव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी। ठीक है, उस मॉब ने क्या किया, उत्पात मचा दिया और लूट लिया बहुत सारे दुकानों को उस लोकेलिटी का। तो यहाँ पे अगर चूंकि ड्रॉप है मतलब ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो गो का पास्ट क्या हो जाएगा भाई साहब, वेंट। ठीक है, यहाँ पे प्लेड ऑन द रैम्पेज बिल्कुल नहीं, स्टॉल नहीं, रैन नहीं, बल्कि गो का पास्ट फॉर्म यानी कि वेंट ऑन द रैम्पेज इज द सुटेबल ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल हम लोग की शुरुआत कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। आ चुका है ग्रामेटिकल एरर चूज करना है। आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी। अरे भाई साहब, आई एम बीइंग रियली बिजी क्या होता है। आई एम बीइंग, मुझे लगता है कि ये जो है सुपरफ्लुअस है, यानी कि बिना मतलब का इसका इस्तेमाल किया गया है। आई एम रियली बिजी बोलेंगे तो क्या गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। यानी कि इस वर्ड में ग्रामेटिकल एरर है और मेरे हिसाब से ये बीइंग जो वर्ड है वो सुपरफ्लुअस है, फालतू का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते नंबर 3 पे आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको चूज करना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड, जो स्पेलिंग गलत है उसको चूज करेंगे। इग्निशन, इग्निशन ये होता है आपको पता है पहले से। इग्निशन का मतलब क्या होता है भाई। ठीक है, जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा ना, इग्नाइट। इग्नाइट, आग लगाना को बोलते इग्नाइट। तो इग्नाइट से बन गया इग्निशन, यानी कि ये बन गया नाउन, ये तुम्हारा वर्ब। आपने एक एपीजे अब्दुल कलाम का देखा होगा, इग्नाइटेड माइंड, ऐसा कुछ उनकी किताब है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो इग्नाइट का मतलब होता है आग लगाना। इग्निशन आग को बोल सकते हैं। हॉर्टिकल्चर जो फूलों की बागवानी करता है, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, पोर्शन का मतलब होता है पार्ट या भाग बोल सकते हैं। और कोपुलेट का मतलब क्या होता है भाई साहब, इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, संभोग करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। अ सेक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। एक प्लान की बात कर रहा है, साजिश की बात कर रहा है, जो बनाते हैं कुछ करने के लिए और यूजुअली रॉन्ग। जब भी रॉन्ग की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस है, आप देखेंगे पे कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र बोलते हैं इसको। षड्यंत्र एक प्लानिंग होता है कुछ गलत करने के लिए, दैट इज कॉल्ड षड्यंत्र। आपने जो हिंदी सीरियल से आपने देखा होगा, कुछ बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लान। जो कुछ गलत करने के लिए बनाए जाते हैं। स्ट्रैटेजी बोलते हैं भाई रणनीति को, स्ट्रैटेजी बोलते हैं रणनीति को। प्लानिंग तो पता है आपको, कोई चीज प्लान करना। ठीक, कंडीशनिंग भी बिल्कुल वही सब चीजें हैं, कुछ खास इसमें है नहीं इस वर्ड्स में। तो ये कॉन्स्पिरेसी इज द वर्ड यहाँ पे जो आपको बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, नंबर 5 पे आएंगे और ये आ गया आपका पैराजम्बल। आपने देखा पैराजम्बल 2 बार डी आ गया और 2 बार सी आ गया। ठीक है, एक मिनट, जरा आशीष को फोन कर लीजिए, फोन कर रहे हैं, लीजिए बात कीजिए ना। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखा कि ए बी सी डी में हम देखेंगे 2 बार डी है और 2 बार सी है। ठीक है, 2 बार सी है। तो आइए जरा हम देखते हैं, ए और बी को हम चेक ही नहीं करेंगे, सीधे हम सी और डी को पढ़ते हैं, सीधे हम सी और डी को पढ़ते हैं।
अच्छा देखिए यहाँ पे अगर हम डी पढ़ रहे हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं कि द एंगेजमेंट्स वेयर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, द एंगेजमेंट्स वेयर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी। कोई एंगेजमेंट है जो बिल्कुल चैलेंजिंग है, ये कहा जा रहा है। ये एंगेजमेंट्स हमने पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पहले कोई सेंटेंस रहा होगा जिसकी वजह से इसको रिलेट कर पा रहा है कि जो एंगेजमेंट्स था वो बहुत ही चैलेंजिंग था फॉर इंडियन आर्मी के लिए, सिंस दे हैड टू फाइट ऑन रफ रॉकी टेरेन। ठीक है, फाइट की बात कर रहा है, यानी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन था, एंगेजमेंट था, यानी कि सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। यानी डी को हम दोनों को कर देंगे रिमूव। अब पढ़ेंगे सी को। सी को आप देखेंगे इन फरवरी 1999, कारगिल वॉर की बात कर रहे हैं मुझे लगता है, विंटर इन्वेजन, इंडिया बेस पाकिस्तान साइन द लाहौर डिक्लेरेशन विच वाज प्रेडिक्टेड प्रेडिकेटेड ऑन पीस, शांति का समझौता हो गया। ठीक है, सी के बाद अगर आप देखेंगे, सी के बाद डी और सी के बाद ए दोनों पढ़ के देख लीजिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज एंगेज इन कारगिल वॉर, इस समझौता के बाद वापस इंगेज हो गए कारगिल वॉर में। तो क्या ये सी के बाद ए होगा? अच्छा हम डी पढ़ लेते हैं, द एंगेजमेंट्स वेर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। अच्छा ठीक है, यानी फर्दर मोर ए नंबर ऑफ वायलेंट वॉर्स वेर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल सी के बाद ए होगा, क्योंकि कारगिल वॉर के बाद फिर से कह रहा है कि फर्दर मोर, इसके अलावा ठीक है वायलेंट और भी सारे वॉर्स हो गए थे, फॉट किए गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट हो जाता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सी ए बी डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। पैराजम्बल कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसा है कि हम यहाँ पे ऑप्शन मुझे दिख रहा है इसलिए मुझे आसानी हो जाती है मुझे सॉल्व करने में, लेकिन कम से कम आपको 1 से 1.5 मिनट पैराजम्बल को सॉल्व करने में लगाने हैं। ठीक है, आप अगर चाहे तो इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं और आखिरी टाइम पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बीच में करेंगे और फास्ट करने के चक्कर में गलती हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 इसका चूज किया गया है इनके अनुसार। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे पैराजम्बल करने के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी है। ठीक है, तभी आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि सही मीनिंग अगर नहीं निकलेगा तब पैराजम्बल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। ही बाउट, बाउट नहीं बल्कि ब्रॉट, लाने का सेंटेंस है। डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस है डिस्ग्रेस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, अपमान को बोलेंगे तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सम्मान, यानी कि ऑनर। सस्पिशन होता है संदेह को बोलते हैं, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, और सेम का मतलब होता है ना सेम ऑन, यानी कि शर्म करो खुद पर, सेम यानी कि शर्म। नंबर 7, दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो इन द ब्लैंक्स दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब। जब सॉन्ग बजाएंगे तो लव्ड थोड़ी होगा, ये लॉर्ड अलग है, ये प्रशंसा के रूप में बोलते हैं। ठीक है, ये वाला लाउड जोर से बजा रहा है, गाना को हम जोर से बजाएंगे ना कि लॉर्ड। ठीक है, पता नहीं किस तरह के ऑप्शंस होते हैं यार, कितने गंदे सवाल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। फ्रूगल बोलते हैं भाई साहब कंजूस को, फ्रूगल बोलते हैं कंजूस को, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो खर्चा ज़्यादा करे उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट, ज़्यादा खर्चीला। ठीक है, प्रेजेंट मतलब उपस्थित। एकोमोडेशन, किसी चीज़ के एकोमोडेट करना, निवास स्थान को बोलते हैं एकोमोडेशन, निवास स्थान को बोलते हैं हम लोग एकोमोडेशन। ठीक है, निवास स्थान को बोलते हैं हम लोग एकोमोडेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर किस पे आते हैं भाई, 9 पे। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। ठीक है, पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, उसको बोलते हैं समारिटन। परोपकार करने वालों को बोलते हैं समारिटन। ठीक है, जो दूसरों के लिए सहानुभूति प्रदान करे, सिंपैथी दिखाए, दैट इज कॉल्ड समारिटन। मॉरलिस्ट बोलते हैं नैतिकवादी को। पार्टनर, पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना, पार्डन कर देना, तो जो क्षमा कर दे उसको बोलते हैं पार्टनर। प्रीचर, उपदेश देने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं, और यहाँ पे एक्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना, इसका मतलब पैसिव दे रखा है, वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। वाह, ये पास्ट इम्परफेक्ट का या पास्ट कंटिन्यूअस का जो भी आप बोल सकते हैं उसका ये पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वाज या वर प्लस V4, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आज जरा देख लेते हैं वाज वर, पहले देख लेते हैं, यहाँ वाज वर अच्छा सब में है, कोई बात नहीं, हमको चाहिए V4। यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग बिल्कुल है, डिस्ट्रीब्यूटेड V3 है, नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग हो जाएगा। तो हो सकता है कि आगे पढ़ते हैं थोड़ा। हर फ्रेंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स फॉर हर। ठीक है, शी वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे, द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर
टू हर फ्रेंड्स, जब टू हर फ्रेंड होगा तो फॉर हर कहाँ से आ जाएगा भाई, बताओ मुझे। यानी कि सेंटेंस 2 नंबर क्या होगा, इसका आंसर होगा। 11 पे आते हैं और ये आपसे पूछता है ग्रामेटिकल मिस्टेक चूज कीजिए, ग्रामेटिकल एरर चूज कीजिए। ठीक है, प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। काउच क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, तो ये काउच को बोलते हैं हम लोग सोफा, सोफा को बोलते हैं काउच। ठीक है, जो प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ, सोफा से दूर मतलब रहने की बात कर रहे हैं, यानी कि नीचे उतरने की बात कर रहे हैं, पीछा छुड़ाने की बात कर रहा है, ये सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग गेट ऑफ, ये वाला सेंटेंस गेट ऑफ। ठीक है, पीछा छुड़ाना, ठीक है, नीचे उतर जाना, छुटकारा पाना। छुटकारा पाना का एक और वर्ड होता है, क्या बोलते हैं उसको? गेट रीड ऑफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस भी है छुटकारा पाना। लेकिन यहाँ पे गेट ऑफ, कॉच से नीचे उतरने की बात हो रही है, सोफा से नीचे उतरने की बात हो रही है, मतलब गेट ऑफ विल बी यूज्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर से एरर का सवाल आ चुका है। आई फेल asleep while I read the book। आपको एरर पता चल गया होगा, मैं सो गया, आई फेल asleep while I read the book, जब मैं बुक पढ़ता हूँ। नहीं, आई फेल यहाँ पे पास्ट सेंटेंस है। मैं सो गया कब? जब मैं किताब पढ़ रहा था, यानी कि आई रीड नहीं बल्कि आई वॉज रीडिंग। ठीक है, while I was reading I fell asleep, यानी ग्रामेटिकल एरर क्या मिल गया आपको? 4 नंबर। 13 पे आते हैं, आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। अरे यार बहुत ही गंदा सेंटेंस है, वैसे सब्जेक्ट है किधर, है ही नहीं इसमें। इफ इज रेनिंग क्या होता है? ये सब्जेक्ट मुझे पहले चाहिए ना, यहाँ पे सिर्फ दिख गया आपको इट रेन्स। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर ये बारिश होता है, यानी कि इफ इट रेन्स इज द रिक्वायर्ड वर्ड। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, नंबर 14 पे आते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बोलते हैं बिखराव को, विचलन को, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन का कोण। ठीक है, डाइवर्जेंस बोलते हैं भाई विचलन को, अलग अलग रेखाएं अलग अलग दिशाओं में चला जाना, इसको विचलन। यानी कन्वर्जेंस बोलते हैं संगम, सबका इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो विचलन का उल्टा क्या हो जाएगा? संगम। इसी को आप कह सकते हैं सम्मिलन, जो भी आपको अच्छा लगे वो कहिए। ठीक है, सम्मिलन। ट्रांजिएंस क्या होता है? ट्रांजिएंस आपने एक वर्ड देखा होगा, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट या मोमेंटरी। ठीक है, क्षणिक बोलते हैं ना, जो क्षण भर में टूट जाए, क्षणिक, बहुत ही कम समय के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, मोमेंटरी। ठीक है, तो ट्रांजिएंट से बना है आपको ट्रांजिएंस। रेजिलियंस क्या होता है भाई? रेजिलियंस बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है, लचीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, लचीलता। एग्जिस्टेंस तो पता ही है आपको, अस्तित्व को बोलते हैं। यानी कि मेरे हिसाब से चारों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 पे आते हैं, एंटोनिम क्या होगा आपका? लोनली का मतलब अकेला, क्राउडेड यानी कि भीड़। ठीक है, आइसोलेट का मतलब होता है अकेला, यानी कि ये मतलब भीड़ से अलग को बोलते हैं आइसोलेट हो जाना, अलग हो जाना, अपने आप को अलग कर लेना। तो लोनली का ही साइनोनिम है, ना केवल कि एंटोनिम है। रिमोट का मतलब होता है दूर, नहीं बोलते कि मुझे रिमोट एरिया में जाकर के बस जाना है, आई वांट टू यू नो सेटल इन रिमोट एरियाज, बहुत दूर इलाके में कैलाश पर्वत पे जाके बसना चाहता हूँ। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ठीक है, और एम्प्टी से मुझे याद आया, ये काफी फेमस है, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। इसे पूछते हैं बहुत बार सवाल। ठीक है, अजल गगरी छलकत जाए बोलते हैं ना इसको, जो बर्तन खाली होती है उसमें आवाज ज्यादा होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है कि सिक्के ही आवाज करते हैं, नोटों में आवाज नहीं होती। ठीक है, इसलिए एम्प्टी वेसल आवाज ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी वर्ड से हमने देखो एक प्रभाव आपको बता दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, स्थगित कर देना। ठीक है, तो आपने एक वर्ड देखा होगा प्रोक्रेस्टिनेट, इसका मतलब भी सेम ही होता है, डिले करना, कोई चीज को डिले करना, टाल मटोल करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। तो ये जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट है सवाल, अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंटेंस। पुट ऑफ स्थगित करना कुछ करने से, स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल, जो भी आप लापरवाही करते हैं, हैबिचुअल का आलसपन दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट, यानी कि डिले करना, टाल मटोल करना।
ठीक है, बाकी 2-3 वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। एक वर्ड है लैक्रेट, इसका मतलब क्या होता है, जैसे वो, ठीक है, तो ये जो लैक्रेट है, तो लैक्रेट का मतलब होता है भाई फाड़ना, चीरना, जो भी आप कहना चाहें, दैट इज कॉल्ड लैक्रेट करना। ठीक है, घाव वगैरह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जब चीरते हैं ना, फाड़ते हैं, तो इसको लैक्रेट करना। एक वर्ड है रिक्यूपरेट, यानी कि स्वस्थ हो जाना। एक वर्ड है भाई रिक्यूपरेट, यानी कि स्वस्थ हो जाना। ठीक है, एक वर्ड है एक्सेलरेट, तो इसको हम लोग कहते हैं गति बढ़ाना, जो भी आप कह लीजिए, नहीं बोलते हैं एक्सेलरेट करना, यानी कि गति को बढ़ा देना। इस तरह से इस्तेमाल हम लोग इसका कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 पे आते हैं, और ये आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है किधर, रोहित हेल्प्स रघु। रोहित हेल्प्स रघु, तो आप देखेंगे सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो पैसिव में कैसे करेंगे, आप देखेंगे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट का अगर हम पैसिव बनाते हैं तो वो होता है इज, एम, आर प्लस V3। होगा ना भाई साहब, तो आप देख लीजिए इज, एम, आर प्लस बीइंग कहाँ से आ गया, नहीं होगा। इज, एम, आर प्लस V3 करेक्ट है। यहाँ पे इज तो है ही नहीं, इज, एम, आर कहीं नहीं, विल बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 2, बहुत ही आसान सवाल। आगे बढ़ेंगे, 18 क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। इसका मतलब होता है पूर्वानुमान करना, प्रिडिक्ट यानी कि पूर्वानुमान करना। ठीक है, स्टिमुलेट अगर आप देखेंगे इसको बोलते हैं उत्तेजित कर देना, कोई चीज को एक्साइट करना, तो इसको स्टिमुलेशन। ठीक है, उत्तेजित करना। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना, डिटेक्ट का मतलब होता है भाई साहब पता लगाना। ठीक है, और एक वर्ड है आपके यहाँ पे देखेंगे कंसीव। कंसीव बोलते हैं भाई साहब विचार करना को, कंसीव करना का मतलब होता है विचार करना। एक दो और वर्ड देख लीजिए जो कंफ्यूजिंग है, आप देखेंगे यहाँ पे, एक होता है डिसीव, DE, ठीक है, DECEI, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और यहाँ पे कंसीव आपने सीख ही लिया। और एक और वर्ड होता है रिसीव, ठीक है, रिसीव, तो ये भी आप देखेंगे यहाँ पे। रिसीव करना, जैसे कॉल वगैरह को रिसीव करना, प्राप्त करना बोल सकते हैं, ऑब्टेन करना, अटेन करना, दैट इज कॉल्ड प्राप्त करना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इस तरह के सवाल में स्पेलिंग एरर बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर रिसीव की बात करेंगे यहाँ पे, तो आई को पहले लिख देगा और ई को बाद में। जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो बहुत बार गलती पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं इसलिए आपको दिख रहा है कि अच्छा रिसीव ऐसा नहीं होगा, बट अगर ये आपको नहीं दिखाई दे, सिर्फ ये दिखाई दे, तो स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। इसलिए इस वर्ड को ध्यान देंगे, डिसीव, रिसीव, कंसीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब क्या होता है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि जैसे कोई काम अगर आप मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है, बहुत मुश्किल से करना, जस्ट बेयरली, बहुत मुश्किल से कर पाना। जैसे आप कहते हैं ना कि जस्ट मैनेज टू डू इट, जस्ट मैनेज डू टू डू इट, जस्ट मैनेज टू डू इट, मतलब बोल सकते हैं ना कि हाँ जस्ट बेयरली वो काम पूरा करना, इस इडियम का मतलब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इडियम के सवालों को जब तक आपको मीनिंग नहीं मालूम है तब तक सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीनिंग पता होने के बाद ही ऑप्शन में आपको मैच करता है। इसमें तुक्का नहीं लगाएंगे, आंसर गलतियां हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेल्डम का। ठीक है, सेल्डम यूज करते हैं, सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस। ठीक है, सेल्डम यूज करते हैं हम लोग कभी कभी के लिए। आपने देखा होगा सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। सेल्डम वर्ड क्या होता है भाई, कभी कभी बोलते हैं ना। अगर फ्रिक्वेंटली की बात करें तो ये होता है बार बार, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो काम कभी कभी हो रहा है, जो बार बार हो रहा है, मतलब फ्रिक्वेंटली के उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्डम। ओकेजनली भी होता है कभी कभी, ओकेजन पे कोई काम करना मतलब ओकेजनली। रेयरली मतलब कभी कभी, बहुत ही रेयर, नहीं बोलते हैं कि आप मार्केट में आज पहली बार, मतलब आप मार्केट में रेयरली दिखाई देते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं। ये जो वर्ड है हार्डली, इसका मतलब होता है मुश्किल से। इस हार्डली का मतलब होता है भाई साहब मुश्किल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 21 पे आते हैं। 21 आ चुका है आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि ये आपका जो है वो क्लोज टेस्ट है। द मसाइज लिव इन, कहाँ, द मसाइज लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ पे देखो सम लगेगा, देयर लगेगा, दैट लगेगा, ए लगेगा, ऑटोमेटिक ए लगेगा, क्यों लगेगा भाई साहब, ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका।
अफ्रीका के कोई एक पार्ट में ही रहेगा ना, कि सम पार्ट में रहेगा, कुछ पार्ट हिस्से में थोड़ी रहेगा, मासाई कोई एक पार्ट में रहेगा, यानी कि ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट बोल सकते हैं। आगे बोल नंबर 2 पे आते हैं। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन साउथर्न एंड नॉर्थर्न केनिया एंड नॉर्थर्न तंजानिया। वो रहते हैं बहुत ही वाइड प्लेन्स में। अगर साउथर्न नॉर्थर्न प्लेन्स की बात करें जाए, केनिया की बात करें, इन नॉर्थर्न तंजानिया। The area fill in the blanks of miles and rolling glass land on which you can find thorny bushes and rocky hills। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि द एरिया सराउंड्स भी अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि सराउंड भी हो सकता है, क्योंकि माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड की बात करता है, लेकिन सराउंड का कभी यहाँ पे ऑफ नहीं आता। सराउंड्स के बाद ऑफ नहीं आता, जहां तक मैंने देखा है। कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है। जो एरिया है ना, कंसिस्ट करता है। इन कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है इंक्लूड करना, शामिल करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सवाल का आंसर होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहता है। ठीक है, रॉकी हिल्स, द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। मौसम के अनुसार आदमी जो है माइग्रेट करता है। लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स, घास और अदर पौधे के सर्च में। लुक फॉर का मतलब सर्च करना, देखभाल करना। ठीक है, लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स ऑन विच देयर कैटल कैन ग्रेज, जिस पे उनके मवेशी जो है चरेंगे, ग्रेज करेंगे। बाय विच नहीं होगा, एट विच नहीं होगा, बल्कि विद विच भी नहीं होगा। कंफ्यूजन हो सकता है कि एट लगा ले, बट यहाँ पे जिस पे मवेशी चरेंगे तो ऑन विच होगा, ना कि एट विच होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे आते हैं। दे हैव नो परमानेंट होम, उनके पास कुछ भी परमानेंट होम नहीं है। दे हैव नो परमानेंट होम when they want to settle in a place for some time। when they want to settle in a place for some time, अगर वो किसी प्लेस पे एक जगह रुकना चाहें, they built a kind of camp called a maneta। ठीक है, उनका जो नाम है वो कैंप गिराते हैं, जिसको बोलते हैं वो मनेटा बोलते हैं। ठीक है, वेयर ए फ्यू फैमिलीज, एक होता है फ्यू, एक होता है ए फ्यू, और एक होता है द फ्यू। आपको मालूम है। ठीक है, काउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ठीक है, और अनकाउंटेबल के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि फ्यू फैमिलीज नहीं, बल्कि ए फ्यू फैमिलीज का मतलब ये होता है नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ये ना के बराबर है। और ये जो है कुछ, ए फ्यू मतलब होता है कुछ, और द फ्यू का मतलब जो भी कुछ आपके पास है ना, वॉट एवर यू हैव, दैट इज कॉल्ड द फ्यू। डेफिनेट है ये। ठीक है, तो कुछ फैमिलीज हैं जो लिव फॉर ए, अगर आ गया तो ऑफकोर्स फ्यू होगा। लिव फॉर ए फ्यू वीक्स और मंथ्स, कुछ सप्ताह और कुछ महीने में रहते हैं। अगर आपने यहाँ पे ए ध्यान नहीं देंगे तो ए फ्यू में गड़बड़ी कर देंगे आप। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और नंबर 5 पे आते हैं। 25 नंबर सवाल। दे कैन मूव ऑन अगेन, टेकिंग देयर फ्यू, fill in the blanks with them and burning the old मनियाटा टू द ग्राउंड। बर्न का मतलब जलाना। जब भी वो कैंप लगाते हैं उसको जलाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मुझे भी नहीं पता। होगा, हो सकता है इनका कोई प्रथा हो कि जो मनियाटा लगाते हैं। मनियाटा किसको बोलते हैं? जो वो कैंप को लगाते हैं उसी को बोलते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, बिल्ड काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड अ मनियाटा। ठीक है, तो उसको बर्न कर देते हैं। लेकिन टेकिंग देयर फ्यू एंटिक्स, इनहिबिशंस, एक्सपीरियंस और बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब ही होता है भाई जो संपत्ति या जायदाद। ठीक है, जो आपसे बिलोंग करे, दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंग्स। संपत्ति या जायदाद को बोलते हैं हम लोग बिलोंगिंग्स। यानी कि वहां से मूव ऑन करते हैं वो अपने संपत्ति को लेकर के, टेकिंग देयर फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम, और बर्न कर देते हैं ओल्ड मनेटा को टू द ग्राउंड, जमीन पे ही पूरा उसको जला देते हैं। एंटिक पुरानी बातों को बोलते हैं, पुरानी चीजों को बोलते हैं एंटिक्स। इनहिबिशंस यानी कि इनहिबिट, आपने पढ़ा होगा ना, इनहिबिट यानी कि इसको बोलते हैं रुकावट पैदा करना। ये एक नेगेटिव वर्ड है। स्टॉप करना है, ठीक है, रोकना, रुकावट पैदा करना, दैट इज कॉल्ड इनहिबिट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं रुकावट या अवरोध। क्या बोलेंगे हम लोग? रुकावट या अवरोध। ठीक है, ओके। ये एक्सपीरियंस के अनुभव को बोलते हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा सवाल। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 10 पे खत्म कर लिया है। सो आई होप यू लाइक इट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके एसएससी फील्ड के दोस्त हैं, थोड़ा भी अगर हेल्प हो पाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू।